Hello dear students and listeners, welcome to the Information Technology YouTube चैनल। तो हम कंप्यूटर साइंस क्लास 10th जिसमें पहला चैप्टर हमारा था प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, ये हम पढ़ रहे थे। और पिछले क्लास में हमने देखा था कि प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता है, डिफरेंट सोल्यूशंस मींस कैंडिडेट सोल्यूशंस और बेस्ट सोल्यूशंस कौन कौन से होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे डिफ़ाइन एल्गोरिदम कि एल्गोरिदम क्या चीज़ है और रोल ऑफ़ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसके अलावा क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम्स के कुछ एल्गोरिदम्स किस तरह लिखते हैं, वो हम देखेंगे। एल्गोरिदम को समझने से पहले मैं आपको एनालॉजी देता हूँ एल्गोरिदम की। अगर आपसे कोई पूछे कि आप मुझे चाय बनाने का तरीका सिखाएं, तो आपके जहन में क्या आएगा? आपके जहन में उसके लिए कुछ स्टेप्स आएंगे। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? आप उसे कहेंगे कि शुगर डाल दो बर्तन में। फिर दूसरा स्टेप आपका होगा कि उसमें वाटर डाल दो। तीसरा स्टेप आपका ये होगा कि उसमें मिल्क डाल दो। फिर फोर्थ स्टेप आप होगा कि उसमें ब्लैक टी डाल दो। और फिफ्थ स्टेप आपका ये होगा कि अब इसको बॉईल करो कुछ टाइम के लिए। योर टी इज़ रेडी। तो हमने देखा कि एल्गोरिदम का मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स जो लेते हैं, इसको एल्गोरिदम कहते हैं। नाउ रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिदम का रोल क्या है? तो अगर कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ा है तो आपके जहन में ये आएगा कि इस प्रॉब्लम को पहले डिवाइड करते हैं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, और फिर हर एक छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आखिर में फिर इसको मर्ज कर लेते हैं। तो इस रूल को डिवाइड एंड कंकर रूल भी कहते हैं। तो आपके बुक में एक एग्जांपल दिया गया है एल्गोरिदम को समझने के लिए। एग्जांपल ये है कि कोई आपसे पूछे कि आप 20 नंबर्स का एवरेज निकाल लो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सेलेक्ट एनी 20 नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स ले लिए हैं। फिर स्टेप 2 क्या होगा कि उसको ऐड करें, तो 105 आता है। फिर स्टेप नंबर 3 क्या होगा कि जो टोटल है उसको टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड करो। तो टोटल नंबर्स कितने थे? वो 20 थे। तो 105 को हमने 20 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 5.25। तो ये एक एल्गोरिदम हो गया। क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम, मतलब कोई एल्गोरिदम कितना अच्छा है, कितना तेज़ है, तो इसका क्राइटेरिया दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर एक, स्पीड और रन टाइम, मतलब कि आपका एल्गोरिदम कितना टाइम लेता है। एंड दूसरा है स्पेस, मतलब कि आपका कंप्यूटर में आपका जो एल्गोरिदम है ये कितना स्पेस लेता है। अच्छा, इसके अलावा जो एल्गोरिदम की एफिशिएंसी मेजर करने के लिए कुछ और फैक्टर्स भी हैं। तो वो फैक्टर्स ये है कि नंबर 1 पे है इनपुट नीडेड, मतलब इनपुट आपका बड़ा भी हो सकता है, इनपुट आपका छोटा भी हो सकता है। तो अगर इनपुट लार्ज साइज़ में है तो एल्गोरिदम फिर ज़्यादा टाइम लेगा, और अगर इनपुट स्मॉल साइज़ में है तो एल्गोरिदम फिर कम टाइम लेगा। उसके अलावा प्रोसेसिंग टू बी कंप्लीटेड, मतलब आपका इनपुट डेटा, इस पर कितना टाइम लगेगा प्रोसेसिंग होने में। तो ये तीन चीज़ों से मैयर होता है: साइकिल टाइम, वेट टाइम एंड प्रोसेसिंग टाइम। साइकिल टाइम मतलब टोटल टाइम आपका किसी एल्गोरिदम पे कितना टोटल टाइम लगेगा। वेट टाइम मतलब कितना प्रोसेस हुआ और कितना रह गया, तो ये वेट टाइम है। और प्रोसेसिंग टाइम मतलब करंटली जो प्रोसेस हो रहा है, तो ये भी एल्गोरिदम को इफ़ेक्ट करता है। डिसीजन टू बी टेकन, तो सिस्टम ने अपना प्रोसेसिंग कर लिया, फिर जो डिसीजन लेता है वो डिसीजन ट्रू है या फॉल्स है, तो ये भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को इफ़ेक्ट करता है। और लास्ट में है आउटपुट टू बी प्रोवाइडेड, मतलब आपके जहन में जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है या जो इनपुट आपने दे दिया और एल्गोरिदम ने अपना प्रोसेसिंग कर लिया और आप डिज़ायर्ड आउटपुट आपको मिला या नहीं मिला, तो ये भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को इफ़ेक्ट करता है। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, उसके एल्गोरिदम्स को समझ लेते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। तो इज्यूम कर लो कि n1 n2 n3 एंड n4 ये कंटेनर्स हैं। वेरिएबल्स मींस कंटेनर्स, इसमें आप वैल्यू स्टोर करेंगे। स्टेप 1 क्या है? रीड n1 n2 n3 n4 एंड n5। एक और वेरिएबल लेते हैं सम, इसमें इन सब को ऐड कर दो, इसकी वैल्यू सम में डाल दो। हम इसको ऐड करेंगे तो ये 17 आता है। उसके बाद प्रोडक्ट निकालना है तो इन सब को मल्टीप्लाई करना है।
जब इस सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 180 आ गया और 180 को हमने प्रोडक्ट वेरिएबल में स्टोर किया। तो ये स्टेप नंबर 3 था। स्टेप नंबर 4 जो है, इसका एवरेज निकालना है, तो सम को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर्स पे। तो सम हमारे पास 17 आया था और टोटल नंबर्स कितने हैं, 5 है। तो इस पे जब हम डिवाइड करेंगे 5 पे तो एवरेज हमारे पास आ गया। स्टेप नंबर 5, राइट सम प्रोडक्ट एंड एवरेज, मतलब इसको आप डिस्प्ले करो। राइट मतलब डिस्प्ले करो। ये डिस्प्ले कर दिया और लास्ट में एग्जिट हुआ। प्रॉब्लम नंबर 2, टू डिस्प्ले द लार्जर वन ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स। तो एज्यूम करें कि ये जो 3 नंबर्स हमारे पास n1 में हम 3 लेंगे, n2 में हम 5 लेंगे और n3 में हम 8 लेंगे। ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 क्या है, कंडीशन है इफ़ n1 ग्रेटर देन n2। तो n1 में हमारे पास क्या है, 3 है और n2 में क्या है, 5 है। अगर ये n1 ग्रेटर है एंड n1 ग्रेटर देन n3 और n3 से भी ग्रेटर है, तो क्या करो, लार्ज नंबर को डिस्प्ले करो जो कि n1 है। तो यहाँ पे तो कंडीशन फॉल्स आ रहा है क्योंकि n1 3 है और ये ना तो n2 से बड़ा है और ना n3 से बड़ा है। तो इल्स इफ़ मतलब इसके इल्स पार्ट पे आएगा। इल्स इफ़ n2 ग्रेटर देन n3। अब यहाँ पे n2 को कंपेयर कर रहा है n3 से। तो n2 हमारे पास क्या है, 5 है और n3 क्या है, 8 है। ग्रेटर है, नहीं है, ग्रेटर नहीं है। तो क्या, अगर है तो क्या करो, अगर ये था मतलब n2 हमारे पास 9 था तो फिर क्या, लार्ज नंबर डिस्प्ले करो n2। तो फिर हम वो डिस्प्ले करते, लेकिन अब ये नहीं है तो ये भी इल्स पार्ट पे जाएगा। तो नीचे आके इल्स सेट लार्ज नंबर n3। तो यहाँ पे हमने देखा कि n1 और n2 दोनों छोटे हैं n3 से। तो लार्ज नंबर 8 था और स्टेप नंबर 3 में राइट लार्ज नंबर, तो ये इसको डिस्प्ले करेंगे और स्टेप नंबर 4 एग्जिट। प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड। हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है इस एल्गोरिदम में, तो हम एज्यूम करते हैं वेरिएबल्स में इसको। तो स्टेप 1 जो है, मास एक वेरिएबल ले लिया और एक फोर्स ले लिया। मास एज्यूम करो 2 है और फोर्स एज्यूम करो कि 8 है। और एक्सेलरेशन एक और वेरिएबल, जो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स जो है वो 8 था डिवाइडेड बाय मास। मास कितना था, 2 kg। ठीक। तो जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो जवाब हमारे पास 4 आता है। तो स्टेप नंबर 3 में राइट एक्सेलरेशन, तो 4 आ जाएगा और देन स्टेप नंबर 4 एग्जिट। फिर प्रॉब्लम नंबर 4, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, सिलेंडर और स्पेयर। तो यहाँ पे एक क्यूब की हमने वॉल्यूम मालूम करनी है और एक स्पेयर की हमने वॉल्यूम मालूम करनी है। तो इज्यूम करो कि हमारे पास जो लेंथ है वो 3 है। 3 मतलब एरिया उसका क्या है, 3। तो फार्मूला हमारे पास दिया गया है। स्टेप नंबर 1, रीड एरिया और रीड रेडियस। तो दो चीज़ों को रीड करें। स्टेप नंबर 2, सेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो फार्मूला है ए क्यूब। तो ए क्यूब से हमारे पास क्या आएगा, 27। ठीक। और तो ये हमारे पास क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब स्टेप नंबर 3 में जो है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो ये फार्मूला आपको दिया गया है। तो 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3.14, ये पाई की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाई रेडियस। तो रेडियस 3 टाइम्स है, तो रेडियस हमने एज्यूम किया था 2। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 33.49। ठीक। तो राइट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, राइट वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो ये स्टेप नंबर 4 हो गया और फिर स्टेप नंबर 5 एग्जिट। प्रॉब्लम नंबर 5। तो प्रॉब्लम नंबर 5 में कह रहा है कि टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है। तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं एल्गोरिदम के। तो रीड ब्रेथ एंड हाइट। तो इज्यूम करो कि ब्रेथ जो है वो 4 है और हाइट हमारे पास 5 है। और ये हमने बी में 4 को स्टोर किया और हाइट में 5 को स्टोर किया। स्टेप नंबर 2, सेट एरिया बी मल्टीप्लाई बाई एच डिवाइड बाई 2। और 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20 आता है।
20/2 तो हमारे पास 10 आता है। तो स्टेप नंबर 3 में हमारे पास 10 आ जाएगा, राइट एरिया जो डिस्प्ले होगा। एंड स्टेप नंबर 4 एग्जिट। प्रॉब्लम नंबर 6 को देख लेते हैं। टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, रीड बी एंड एच। बी हमारे पास एज्यूम करो कि 6 है और हाइट जो है वो 4 है। तो फार्मूला हमारे पास गिवन है स्टेप नंबर 2 में, सेट ए पी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाई एच, राइट 24, ठीक। एंड स्टेप नंबर 4 एग्जिट। तो ये प्रॉब्लम्स कुछ रह गए ना, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।